एडवांस कैलकुलस है उसको हम शुरू कर लें, ताकि थोड़ा सा हमारा यूजी पीजी का भी कुछ कुछ टॉपिक बीच में साथ के साथ हो जाए, है ना। तो जल्दी से इसको फिनिश करके अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन करके और फिर हम एडवांस कैलकुलस शुरू करेंगे, जो ग्रेजुएशन का टॉपिक है, ठीक है, और वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कल मैं टेंजेंट्स नॉर्मल की बात कर रहा था और मैंने टेंजेंट्स की और नॉर्मल की इक्वेशन बना दी थी, है ना। आज थोड़ी सी हम और बात करेंगे आगे, कुछ स्पेशल डिस्कशन करना चाहेंगे, कुछ हम खास चीजें डिस्कस करना चाहेंगे जो जरूरी है। अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज कहा था कि 11वीं क्लास का एक बारी ना स्ट्रेट लाइन देख लेना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का जो कंसेप्ट था वो देख के आयो। मैंने कहा था कि थोड़ा सा स्लोप का कंसेप्ट देख लेना। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं एक बार छोटा सा फीडबैक तुम्हें दे दूं कि एक लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे हम। एक लाइन का जो स्लोप होता है वो हम कैसे निकालते थे। एक लाइन का स्लोप निकालने के दो तरीके थे, ठीक है। थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं बस फॉर्मूले वाला पार्ट बताना चाह रहा हूं। एक लाइन का जो स्लोप है वो हम दो तरीके से कैलकुलेट करते थे, है ना। एक तो अगर मुझे जो हमारी लाइन है ना, एक जो हमारी लाइन है, मान लो एक्स एक्सिस को इस तरीके से कट कर रही है, और अगर हमारी लाइन एक्स एक्सिस के साथ सपोज थीटा एंगल बना रही है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर थीटा एंगल क्या है, थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमारी लाइन क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो उस लाइन का हम स्लोप क्या बोलते थे, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो या तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमारी लाइन का क्या दिया हुआ हो, मुझे एंगल दिया हुआ हो, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल दिया होता है तो उसका हम टेंजेंट ले लेते हैं, तो हमारी लाइन का स्लोप हो जाता है टेन थीटा, है ना। एक हमने ये देखा था कि कई बार वो एंगल ना देके कई बार वो क्या दे देता है, लाइन के दो पासिंग पॉइंट दे देता है। वो लाइन के क्या दे देता है, दो पासिंग पॉइंट दे देता है। मान लो एक पासिंग पॉइंट दे दिया x1 y1 और एक पासिंग पॉइंट दे दिया x2 y2, ये दो पासिंग पॉइंट दे दिए। तो उस केस में जो हमारी लाइन होती है उसका जो स्लोप होता है वो क्या बन जाता है, x y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, है ना। ये हमारी लाइन का स्लोप बन जाता है। यानी कि चाहे स्लोप हम ऐसे निकालें या हम स्लोप ऐसे निकालें, दोनों सेम बातें। अगर वो मुझे दो पॉइंट्स दे रहा है तो मैं इस तरीके से निकाल लेता हूं, अगर वो मुझे एंगल दे रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो मैं ये बात कर लेता हूं। अब हमने भी स्लोप ही निकाला है टेंजेंट का, हमने भी क्या निकाला है, टेंजेंट का स्लोप ही निकाला है। तो जो टेंजेंट का स्लोप है हमने एक तरीका और इजाद कर दिया। हमने क्या किया, टेन थीटा भी नहीं यूज किया, हमने ये भी नहीं यूज किया, हमने डेरिवेटिव को यूज कर दिया। तो इनफैक्ट हम स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा mt, स्लोप ऑफ टेंजेंट mt जो होगा उसको हम बोल सकते हैं कि वो dy ओवर dx भी होगा, वो हमारा टेन थीटा भी होगा, वो हमारा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होगा। तो हम हमारे टेंजेंट का स्लोप बेसिकली तीन तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता हुआ दे दिया, मान लो मैंने कह दिया कि एक कर्व पे तुमने टेंजेंट बनाया जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। मैंने क्या कहा कि एक कर्व है, मान लो एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर जो तुमने टेंजेंट बनाया वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे अब डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि हमारे स्लोप का जो जो टेंजेंट का स्लोप है वो 1045 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा उसका स्लोप। हो सकता है तुम्हें ये कह दे कि एक कर्व है जिसका जो टेंजेंट है उसके दो पासिंग पॉइंट दे दे, मान लो तुम्हें, मान लो एक पासिंग पॉइंट 1,2 दे दिया, एक -1,3 दे दिया। अगर दो पासिंग पॉइंट दे दिए टेंजेंट के, तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो उस केस में जो हमारा टेंजेंट है उसका स्लोप फिर मैं ऐसे निकाल लूंगा। अब अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है तो फिर मैं डेरिवेटिव का यूज करूंगा। अब ये सारी चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं जो तुम्हें डायरेक्टली पता होने चाहिए, ठीक है। पहला केस क्या बनता है कि व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब हमारा टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर मेरा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मान लो, या इसी बात को मैं ये भी कह सकता हूं, और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अगर मेरा टेंजेंट परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, तो बोलो इस केस में जो हमारा टेंजेंट है उसका स्लोप क्या बनना चाहिए, अपनी कॉमन सेंस लगा के बताओ। इन दोनों केसेस के अंदर हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या बनेगा, बताओ। अगर मेरा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या बनेगा। पवन गुड इवनिंग। जब हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, यानी कि अगर हमारा टेंजेंट कुछ ऐसा है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो तुम्हारी, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। तुम्हारा कर्व मान लो ऐसे जा रहा है, ये अगर तुम्हारा कर्व है और इस पॉइंट के ऊपर अगर तुम टेंजेंट बनाना चाह रहे हो, तो ये एकदम पीक वाला पॉइंट है, इसके ऊपर जो टेंजेंट बनेगा वैसा बनेगा। तो ये टेंजेंट जो तुम्हें दिख रहा है, ये टेंजेंट क्या है, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है तो एंगल कितना बना, एंगल 0 बना। अगर टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, गुड इवनिंग हिमांशी, समीक्षा गुड इवनिंग, पवन, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है इसका एंगल तो एक्स एक्सिस के साथ बना ही नहीं, यानी कि 0 बना। और वाई एक्सिस के साथ देखो तो 90 डिग्री बना रहा है ना। तो थीटा कितना है यहाँ पे, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना तो थीटा 0 है। तो जो हमारा स्लोप निकल जाएगा वो tan 0 से निकल जाएगा, tan 0 यानी कि 0। तो अगर हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमारा जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 0 होगा। सर जैसे ये ट्रिगो में प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सोल्व करें, यार उसमें तो फॉर्मूले रटो, सिखा जितने ज्यादा फॉर्मूले रट सकते हो और जितने ज्यादा क्वेश्चन करो। और अगर पीजीटी के लिए तुम ट्राई कर रहे हो तो मैं कहूंगा ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा अभी वो मत दो, ठीक है। ठीक है गोविंद, वेलकम, ठीक है। ये दोनों ही केसेस सेम है टीना, जीरो एंड नॉट डिफाइंड रिस्पेक्टिवली नहीं। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बोले या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर बोले तो दोनों बातें एक ही हैं।
अगर टेंजेंट की ये दोनों बातें बोली तो उन दोनों ही केसेस में जो हमारा टेंजेंट का स्लोप होगा वो जीरो बनेगा। समझ रहे हो? टेंजेंट का स्लोप जीरो बनने का मतलब क्या है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि उन पॉइंट्स के ऊपर dy बाई dx तुम्हारा जीरो हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? उन पॉइंट्स के ऊपर जो तुम्हारा dy और डेरिवेटिव बनेगा उस पॉइंट के ऊपर जीरो बनेगा। ठीक है। दूसरा केस अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दूसरा केस अगर मैं बोलूं कि when the tangent is perpendicular to x एक्सिस, अगर हमारा टेंजेंट परपेंडिकुलर है x एक्सिस के साथ, अगर x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है या फिर और पैरेलल टू x एक्सिस है, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस, तो उस केस में जो हमारा स्लोप है वो क्या बनेगा? तो शिखा फिर तो थोड़े एफर्ट्स डालो यार, कंसेप्ट्स को अच्छे से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो, पहले एनसीईआरटी कर लो, बहुत ही ज्यादा समस्या आ रही है तो, अगर बहुत ही ज्यादा समस्या है तो एनसीईआरटी कर लो। मान लो एक कर्व ऐसा बन रहा है, तो इस कर्व के ऊपर अगर तुम टेंजेंट बनाना चाहते हो तो इस कर्व के ऊपर टेंजेंट कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा टेंजेंट बनेगा। तो ये टेंजेंट जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सॉरी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है और पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना वो 90 डिग्री बना, वो कितना बना? 90 डिग्री। तो जो एम टी होगा तुम्हारा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो tan 90 डिग्री होगा। अच्छा tan 90 डिग्री को नोट डिफाइन नहीं, 1/0 लिखो, क्योंकि ये तुम्हें कैलकुलेशंस में हेल्प करेगा। ठीक है, तुम्हें कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगा, नोट डिफाइन हेल्प नहीं करेगा, वो तुम्हें क्या हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा 1/0। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, इसी पे बेस बताना जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट perpendicular to x axis which passes through -1, 2। बताओ जरा, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना जरा, एक बार ट्राई करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू x एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू -1, 2। इस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? एक टेंजेंट है जो x एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर है और मैंने उसका पासिंग पॉइंट तुम्हें दे दिया, पासिंग पॉइंट मैंने उसका दे दिया -1, 2। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी टेंजेंट की? शाबाश। बिल्कुल अभिषेक। तो स्लोप दे दिया तुम्हें और पासिंग पॉइंट दे दिया। स्लोप कितना है? बहुत टाइम लगाते हो यार तुम। स्लोप कितना है? tan 90 यानी कि 1/0। स्लोप को 1/0 लेंगे। पासिंग पॉइंट कितना आएगा? बिल्कुल जितेंद्र, प्रज्ञा ने गलत कर दिया। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, तो x+1 हो जाएगा। नहीं नहीं, प्रज्ञा का और सिमरन का ठीक है, जितेंद्र और अभिषेक का गलत है। अरे नालायको, लड़कियों का ठीक है, गगन का भी ठीक है, संजीव का भी ठीक है। सही है सही है। क्या कर दिया इन्होंने? उल्टा फॉर्मूला लगा दिया जितेंद्र और अभिषेक ने। तो जीरो इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, इज इक्वल टू x+1। तो जो टेंजेंट है की इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? बताओ। इस तरीके से कर लेंगे, एक और कर लो। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² = 3 on which tangent is parallel to x axis, on which tangent is parallel to x axis। बताओ, ये क्वेश्चन और करो। हाँ जी गोविंद, वेलकम। हेलो, क्या पूछना चाह रहे हो गोविंद? हिंदी में टाइप करो, इंग्लिश में आप सही नहीं टाइप कर रहे हो, हिंदी में टाइप कर दो। कोई नहीं गोविंद, समझ नहीं आया तुमने जो पहले कमेंट किया था। पॉइंट्स ऑन द कर्व बताना है, ठीक है अभिषेक? एक्स की वैल्यू नहीं बतानी है, ध्यान से देखो, यही तो बात है। पॉइंट्स ऑन द कर्व,
कर्व के ऊपर कौन सा पॉइंट्स होंगे ऐसे जहां पे जो हमारा टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, बताओ। हाँ, कैन यू सी माई कमेंट? यस आई कैन सी योर कमेंट गोविंद, प्लीज ट्राई टू राइट योर कमेंट इन हिंदी। लास्ट कमेंट ऑफ योर्स वाज नॉट क्लियर टू मी, प्लीज विल बी बेटर फॉर यू टू राइट इन हिंदी। शिवानी ने, अरे एक्स की वैल्यू मत बनाओ, पॉइंट बनाओ भाई, पॉइंट पॉइंट। सबसे पहली बात तो क्या करें, वो पॉइंट बताओ जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। हाँ, जितेंद्र का आंसर आया है, ठीक है, गगन का भी आंसर आया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव जीरो के बराबर रखेंगे, ठीक है। पहले तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालो, 2x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जो तुम्हारा यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स है वो कितना बनेगा, माइनस का एक्स अपॉन वाई बनेगा, ये तुम्हारा डेरिवेटिव बनेगा। इसको जीरो के बराबर रखेंगे, इसको जीरो के बराबर रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। यहाँ से एक्स जीरो आ गया, एक्स की वैल्यू जीरो यहाँ पे रख दो कर्व के अंदर। एक्स की वैल्यू जीरो जब कर्व के अंदर रखोगे तो जीरो प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट 3। तो पॉइंट्स क्या बन गए, एक तो जीरो कोमा रूट 3 बन गया और एक जीरो कोमा माइनस रूट बन गया। और अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ तो ये क्या है तुम्हारा, ये एक सर्कल है, तुम इस चीज को देख भी सकते हो। ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, रूट 3 है, और सेंटर कितना है, 0 0 है। ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस रूट 3 और जिसका सेंटर क्या है, 0 0, यानी कि कुछ ऐसा सर्कल होगा, है ना। तो अगर तुम इसके पॉइंट्स देखो तो कौन कौन से पॉइंट्स बनेंगे, ये वाला पॉइंट तो बनेगा रूट 3 कोमा 0, ये वाला पॉइंट बनेगा 0 कोमा रूट 3, ये वाला पॉइंट बनेगा 0 कोमा माइनस रूट 3, ये वाला पॉइंट बनेगा माइनस रूट 3 कोमा 0। देखो तुम्हें ऐसे कौन से दो पॉइंट्स दिख रहे हैं इस सर्कल के ऊपर जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कहां पे है, देखो एक तो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे जो हमारा टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल बनेगा, ये वाला, है ना, और ये वाला भी, ठीक है। तो ये हमारे टेंजेंट्स बने एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो इन दोनों टेंजेंट्स की बात करा, इन पॉइंट्स की बात करा, 0 कोमा रूट 3 की और 0 कोमा माइनस रूट। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से वो कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है, लेंथ ऑफ, पहले मैं बनाता हूँ, ठीक है, फिर तुम्हें कुछ चीजें सिखाऊंगा। मान लो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कोई नहीं अभिषेक, जल्दबाजी क्यों करनी है, जल्दबाजी क्या बोलते हैं, दुर्घटना से देर भली, है ना, क्यों जल्दबाजी करनी। मुझ में भी बहुत जल्दबाजी है और मेरे अंदर भी पेशेंस नहीं है, समझ रहे हो, मेरे अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है, मैं एकदम इम्पेशेंट इंसान हूँ। पढ़ाने के टाइम पे फुल पेशेंस रखता हूँ, और वैसे मेरे में भी पेशेंस कम है, जल्दबाजी बहुत होती है। पर ये ध्यान रखो कि वो कहाँ पे कर रहे हो, है ना। अगर एग्जाम में कर रहे हो तो वहाँ बड़ा ध्यान से करो। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट देखे तो हमारा टेंजेंट ये बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर देखो तो। और अगर नॉर्मल की बात करें, इसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाऊं, इसी पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल लाइन बनाऊं तो नॉर्मल लाइन कैसी बनेगी, इसी पॉइंट के ऊपर अगर हम नॉर्मल लाइन बनाएंगे तो वो ऐसी बनेगी, ठीक है। देखो तो सबसे पहली बात तो मान लो ये पॉइंट P है, मान लो ये पॉइंट T है, ये पॉइंट N है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है, एक तरीके से हम टेंजेंट, वैसे तो लाइन होती है पूरी इनफाइनाइट होती है, पर यहाँ पे हम इस PT को टेंजेंट कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि टेंजेंट का ये एक पार्ट है। जो PT लेंथ दिख रही है, PT को हम क्या बोलेंगे, जो PT लेंथ है इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। पहले सारे समझ लो, इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। जो PT है, जो PT लेंथ दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर PT के बाद PN, ये जो PN तुम्हें दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ये पूछ लेता है, आजकल का नया ट्रेंड है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और यूपी टीजीटी पीजीटी में तो फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, प्रीवियस ईयर उठा के देखना, काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब एक चीज आती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये क्या चीज है, ये क्या होगी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। दूसरा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये क्या होगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये वाली चीज क्या होगी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। देखो एक बात कंसिडर करो कि मान लो यहाँ पे ऊपर ना सूरज है, यहाँ पे सन है, सन, सच में सन ही बोल रहा हूँ, अगर कान को ऐसे लगाओ तो मैं क्या बोल रहे हैं, सूरज यहाँ पे है मान लो इनके सर पे। हाँ, टेंजेंट तो पूरी येलो लाइन ही हुई सक्षम, मैं वही बता रहा हूँ, पर पीटी को देखेंगे तो वो एक टेंजेंट का पार्ट है, उसी को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल रहे हैं, वही मैं समझाना चाह रहा था। वैसे तो टेंजेंट लाइन की लेंथ तो कुछ नहीं होगी, है ना, पर वो फाइनाइट लेंथ का डिस्कशन करता है कई बार टेंजेंट का। तो टेंजेंट क्या होता है, जहां से वो कर्व से एक्स एक्सिस को कट करेगा ना, उसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है, उसको टेंजेंट लाइन बोल के उसकी लेंथ निकलवाते हैं। मुझे जरा एक बात बताओ, अगर ये ऊपर सूरज है तुम्हारा, अगर सूरज की परछाई देखो टेंजेंट के ऊपर, सूरज की परछाई देखो टेंजेंट की एक्स एक्सिस के ऊपर, ये जो टेंजेंट लाइन दिख रही है पीटी, जो ये पीटी टेंजेंट लाइन दिख रही है, इसकी परछाई देखो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या पड़ेगी, जो पीटी लाइन है इसकी एक्स एक्सिस के ऊपर जो शेडो पड़ेगी, शेडो, वो क्या ये टीएम होगी, समझ पा रहे हो। ये जो सूरज है इससे जो रोशनी पड़ेगी तो पीटी की जो शेडो होगी क्या वो तुम्हारा टीएम नहीं होगी, पहले तो ये बताओ,
सर यू स्टार्ट इन न्यू टॉपिक। नहीं गोविंद, आज से मैंने टेंजेंट नॉर्मल शुरू किया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लास्ट क्लास से शुरू किया था, तो पिछली क्लास कर लेना, ठीक है, और फिर आज वाली से कंटिन्यू कर लो। बताओ पी टी की जो शेडो होगी वो टी एम होगी कि नहीं होगी? एकदम सिमिलरली जो पी एन होगा, पी एन, इसकी जो शेडो पड़ेगी वो एम एन पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जो पी एन की शेडो पड़ेगी वो एम एन पड़ेगी, है ना? तो फिर जो ये टी एम दिख रहा है, टी एम, मैच जो होता है वो शेडो को क्या नाम देता है? मैच के अंदर जो शेडो होती है, जो परछाई होती है, उसको प्रोजेक्शन बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि तुमने सुना होगा कि मैथ के अंदर जो रास्ता ट्रेवल होता है उसको हम लोकस बोलते हैं, जो पाथ कवर्ड होता है ना, जो पाथ ट्रेवल्ड होता है, उसको हम लोकस का नाम देते हैं। और सिमिलरली जो शेडो होती है, शेडो, उसका मैथ्स का नाम क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है। तो क्या मैं टी एम को प्रोजेक्शन ऑफ पी टी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? अरे हाँ या ना तो कर दो। क्या मैं पी टी टी एम को प्रोजेक्शन ऑफ पी टी बोल सकता हूं? और क्या मैं एम एन को प्रोजेक्शन ऑफ पी एन बोल सकता हूं? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पी एन तो प्रोजेक्शन ऑफ एम एन, तो जो तो है वो प्रोजेक्शन ऑफ पी एन है, और जो पी टी एम है वो प्रोजेक्शन ऑफ क्या है? पी टी है, हाँ या ना? ठीक है। अब जो तुम्हारी ये जो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन टी एम प्रोजेक्शन है, इसको तो नाम दिया जाता है सब टेंजेंट का। टी एम को, टी एम को तो नाम दिया जाता है सब टेंजेंट का। और जो एम एन दिख रहा है इसको नाम दिया जाता है सब नॉर्मल का। तो जहां पे सब टेंजेंट बोला जाएगा, तुम्हें क्या समझना है कि टेंजेंट की एक्स एक्सिस के ऊपर जो परछाई है वो सब टेंजेंट, नॉर्मल की जो एक्स एक्सिस के ऊपर परछाई है वो सब नॉर्मल। समझ आ रही है मेरी बात? तो सब टेंजेंट और सब नॉर्मल ये होते हैं। अब इन सब की लेंथ पता होनी चाहिए तुम्हें, मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा एक, इन सब की क्या पता होनी चाहिए? लेंथ। इनका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। आसान है, याद करने में दिक्कत नहीं होगी, मैं बता दूंगा। मॉड ऑफ वाई रूट में 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर, ये तो होगी तुम्हारी लेंथ ऑफ टेंजेंट। और जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होगा वो होगा वाई इंटू में डी एक्स ओवर डी वाई, यानी कि dx ओवर dy लिखने का मतलब 1 ओवर dy ओवर dx, ये भी लिख सकते हो 1 ओवर dy ओवर dx, ऐसे भी y ओवर dy ओवर dx ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर याद करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ y इंटू में dx ओवर dy। याद करने का तरीका क्या है? जहां पे टेंजेंट का जिक्र होगा, टेंजेंट और सब टेंजेंट का, उनके अंदर dx ओवर dy यूज होगा, उनके अंदर क्या यूज होगा? dx ओवर dy यूज होगा। समझ आ रही बात? और जहां पे नॉर्मल यूज होगा वहां पे सिर्फ हमें dy ओवर dx यूज करना है। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? रूट में 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। और जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? रूट में 1 सॉरी 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 पाई इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स का। ये मॉडुलस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लेंथ पॉजिटिव होती है। हाँ, ये टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी वालों के एग्जाम्स में दिख जाएगा, और इनफैक्ट ये सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज है, ये तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं दिखेगी, और ये मुश्किल नहीं होती है, टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं दिखेगी, नॉर्मल बोर्ड के अंदर भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, टेंजेंट के अंदर डी एक्स अपॉन डी वाई, और नॉर्मल के अंदर डी वाई ओवर डी एक्स। समझ आई बात? जैसे कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बताओ ये वाला क्वेश्चन बताओ। द लेंथ ऑफ, यही लिख दूं, लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, find the length of subtangent to the curve, find the length of subtangent to the curve x square y square is equal to a square। इस कर्व के ऊपर लेंथ ऑफ a की पावर 4 एट पॉइंट माइनस a कोमा a, बताओ एट माइनस a कोमा a, बोलो। फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 4 एट माइनस a कोमा a। सब टेंजेंट की लेंथ तुम्हारे सामने लिखी हुई है, बताओ। dx ओवर dy का मतलब क्या है? dy ओवर dx का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अपॉन में dy ओवर dx लिख देना। हाँ वेरी गुड देवकांत, एकदम ठीक है, सही है देवकांत, सॉरी क्यों, ठीक है, ए में ही आंसर आएगा, ए की टर्म्स में ही आएगा आंसर, ठीक है, क्या दिक्कत है? देवकांत सही आंसर लिख के कह रहा है कि गलत हो गया। प्रज्ञा कह रही है -1, प्रज्ञा ने गड़बड़ किया। सर योर स्टार्टिंग वीडियो नॉट शोइंग टू मी, हाँ वो दूसरे वाले सेक्शन में मिलेगी गोविंद, लाइव वाले सेक्शन में, लाइव वाले सेक्शन में, है ना, टुडेज क्लास वाले में आज वाली दिख रही होगी, लाइव के अंदर दिखेंगी बाकी क्लासेस, ठीक है। ऊपर देखो 3-4 कॉलम बन रहे होंगे। वेरी गुड सिमरन, ठीक है। तो पहले क्या करोगे? डी वाई ओवर डी एक्स निकालोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 4 है, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, ए की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा? 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2a रेज टू द पावर 4 ओवर एक्स क्यूब, ये हो जाएगा, है ना। तो जो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है, 2 से 2 तो कट जाएगा, जो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है
डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का ए रेज टू द पावर 4 अपॉन वाई एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होगी वाई इंटू में डी एक्स ओवर डी वाई का मॉडुलस, यही होगी ना। तो यानी कि वाई और जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स रेसिप्रोकल में आएगा। तो डिनोमिनेटर में लिखना है माइनस ए रेज टू द पावर 4 अपॉन में वाई एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। तो ये सारा उठ के ऊपर चले जाएगा वाई एक्स क्यूब, तो ऊपर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन माइनस में ए रेज टू द पावर 4, ये हो जाएगा। किस पॉइंट के ऊपर पूछा है, किस पॉइंट के ऊपर पूछा है, माइनस ए कोमा ए पे पूछा है। तो एक्स की जगह माइनस ए और वाई की जगह ए रख दो। एक्स की जगह माइनस ए रखोगे तो माइनस ए क्यूब, वाई की जगह ए रखोगे तो ए स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 4, तो ये कट जाएगा, नीचे भी माइनस है तो ऊपर एक ए बच जाएगा, तो मोड ए आएगा, ए बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात। अब एक लास्ट टेंजेंट नॉर्मल के अंदर टॉपिक आता है इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, सॉरी एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे जब क्वेश्चंस कर लेंगे। दो कर्व्स के बीच का इंटरसेक्शन एंगल निकालना है। हमें क्या करना है, दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है। यानी कि मान लो दो कर्व हैं, कोई भी रैंडमली दो कर्व हैं, वो एक दूसरे को कहीं कहीं कट कर रहे हैं। मान लो एक कर्व मान लो ये है, दूसरा कर्व मान लो ऐसे, तो इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल निकालना है। तो दोनों कर्व्स के बीच में, इस ये वाला कर्व थोड़ा ठीक सा बना देता हूं, मान लो ये कर्व ऐसा है, तो इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल निकालना है। सर फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला नहीं लगेगा, फर्स्ट सेकंड मतलब सर समझ नहीं आया, दोबारा बता दीजिए। समझ क्या नहीं आया भाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स तो सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट रूल से भी यही आएगा। तो पहले डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे लिखा जाएगा ना, वाई अपॉन में डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी उठा के, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी उठा के। ठीक है, तो ये वाली चीज उठ के ऊपर चली गई, तो वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस ए की पावर 4 बन गया। पॉइंट क्या दिया हुआ था, पॉइंट क्या दिया हुआ था, माइनस ए कोमा ए, तो एक्स की जगह माइनस ए और वाई की जगह ए रख दो, तो ये रखा तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। डेरिवेटिव में क्या समस्या है इसमें, 1 ओवर एक्स स्क्वायर का, 1 ओवर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दिया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स की पावर -2 होगा ना, तो ये -2 आगे आएगा, एक्स की पावर -3 बन जाएगा। ए की पावर 4 तो कांस्टेंट है, इसको तो कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, शुभम। नेक्स्ट, तो मैं कह रहा हूं कि एंगल बिटवीन कर्व्स निकालना चाह रहे हो, ये दो जो कर्व हैं इनके बीच में हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एंगल। अब एंगल जो निकलता है ना वो डायरेक्शन के बीच में निकलता है। बेसिकली जो एंगल निकलता है हम ये कह सकते हैं कि दो लाइंस के बीच में निकलता है, जो दो स्ट्रेट लाइन होती है उनके बीच में हम एंगल की बात करते हैं। तो फिर कर्व तो लाइन जैसे नहीं होते, कर्व तो कैसे भी हो सकते हैं। तो कर्व के बीच में एंगल निकालने का मतलब क्या है, पहले ये समझो कि कर्व के बीच में एंगल निकालने को बोल रहा है तो वो कह क्या रहा है, पहले तो ये बात समझ आनी चाहिए। बात ये समझ आनी चाहिए कि जहां पे दोनों के दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे हम पहले क्या करेंगे, वहां पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट्स। तो जैसे जो पहले वाला कर्व है उसका टेंजेंट तो यहाँ पे ऐसा जाएगा, तो ये वाला कर्व दिख रहा है तुम्हें इधर वाला, इसका जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे वो ऐसा दिखेगा, है ना। और जो दूसरे वाला होगा उसका जो टेंजेंट है वो कुछ ऐसा दिखेगा उस पॉइंट के ऊपर, वो टेंजेंट तुम्हें ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो। तो जो ये दोनों के दोनों टेंजेंट्स हैं, इन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा, इस एंगल को वो बोलना चाह रहा है कि ये हमारे दोनों कर्व्स के बीच का एंगल है। तो बोल तो वो कर्व के बीच में ही रहा है, हाँ, पर वो एंगल हमें निकालना कौन सा है, निकालना उस पॉइंट पे टेंजेंट के ऊपर एंगल है, उस उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है उस पॉइंट के ऊपर। ये बात समझ आनी चाहिए सबसे पहले। अब ये एंगल निकलेगा कैसे, सबसे पहले वो तुम्हें दो कर्व देगा, एक कर्व तो मान लो वो तुम्हें देगा y = fx और एक कर्व देगा तुम्हें वो y = gx, दो कर्व दे देगा वो तुम्हें। पहला काम तो तुम्हें ये करना है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले तो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दोनों कर्व्स के बीच में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देगा वो तुम्हें, पर क्या पता दे भी दे, छोटा बना के दे दे। पहला काम तो यही है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो क्या होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट निकालो। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, दोनों फंक्शंस का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। फाइंड dy by dx फ्रॉम बोथ एट अबव पॉइंट। फिर क्या करोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर। एक भी पॉइंट हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। उन स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैंने क्या बोल दिया, से m1 एंड m2, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गए m1 एंड m2। फिर थर्ड स्टेप में तुम्हें क्या करना है, उनके बीच में एंगल निकालना। अब ये फॉर्मूला यूज होगा स्ट्रेट लाइंस का। स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना होता है जिनका स्लोप हमें पता है, तो वो क्या होता है, m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2। दो स्पेशल चीजों का यहां पे ध्यान रखेंगे। कई बार ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा इस टॉपिक का, उसमें 80-85% जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके के होंगे कि सेकंड स्टेप में जब तुम दोनों स्लोप्स निकालोगे m1 m2, या तो तुम्हें m1 और m2 इक्वल दिख जाएंगे। तुम्हें क्या दिख जाएंगे, m1 और m2 इक्वल दिख जाएंगे। अगर m1 और m2 इक्वल दिख गए तो उसका मतलब क्या है कि दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं, और दोनों टेंजेंट्स अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, उस केस में थीटा 0 होगा तुम्हारा। उस केस में थीटा तुम्हारा कितना होगा, 0। दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों के दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट्स का प्रोडक्ट करोगे तो वो -1 आएगा, m1 × m2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो -1 आएगा। दूसरा केस ये हो सकता है, अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 है तो ये कौन सा केस बन गया, 90 डिग्री वाला बन गया। तो वहां पे हम कह देंगे कि दोनों कर्व्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है।
जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखो करो जरा ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई। फाइंड द, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पूरा हो जाएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स। अब देखो इसके अंदर तुम्हें मदद करके दी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एट 1,1। यहां पे उसने एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खुद से दिया है तुम्हें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसने तुम्हें खुद से दे दिया, तो तुम्हें ये वाला स्टेप उसने खत्म कर दिया तुम्हारे लिए, ये वाला स्टेप उसने तुम्हारे लिए खत्म कर दिया। अब वो तुमसे सिर्फ थीटा पूछ रहा है क्या होगा। चलो करो, 1 मिनट का समय ले लो और बताओ क्या आएगा। या मैं ऑप्शंस नहीं देना चाह रहा हूं, चलो ऑप्शंस दे देता हूं। पहला ऑप्शन है tan इनवर्स 4/3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है tan इनवर्स 1, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री और चौथा ऑप्शन है tan इनवर्स 3/4। तो इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की मदद कर दी तुम्हारे लिए। हाँ, मीन्स एंड रोल्स थ्योरम भी बतानी, बिल्कुल हिमांशु सही किया, याद दिला दिया, तो धन्यवाद। तो अब मैं मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम भी बता दूंगा अभी, है ना। वेरी गुड देवकांत। आदित्य बी बता रहा है, हिमांशु ने गलत बता दिया, प्रज्ञा ने बताया सही है, प्रज्ञा का भी, देवकांत का भी ठीक है, अभिषेक का भी ठीक है। ठीक है, तो देखो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों कर्व्स का स्लोप निकालना है। सबसे पहले यहां से स्लोप निकालो, dy/dx कितना आएगा 2x, ये m1 की बात हो रही है, m1। ठीक है, तो एट 1,1 पे बात कर रहा है, तो 1,1 पे m1 कितना आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहां से देखूं तो 1x का डेरिवेटिव 1, इसका हो जाएगा 2y dy/dx। तो यानी कि जो m2 आएगा dy/dx वो कितना आएगा 1/2y आएगा। तो एट 1,1 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा तुम्हारा 1/1, 1 हो जाएगा 1/2, सॉरी m2 1/2 हो जाएगा। तो m1 m2 आ गया, निकालेंगे तो a तो कांस्टेंट है, हाँ तो वो जीरो ही हो जाएगा मानसी, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो होगा, हमें तो डेरिवेटिव निकालना है ना, तो डेरिवेटिव निकालने में RHS का डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा, बिल्कुल। तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा कितना आएगा m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये आएगा। तो ये तो कितना बन गया 3/2 और अपॉन में कितना बन गया, ये बन गया 1 से 1 कट गया 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अगर बाई चांस वो 1 1 नहीं देता, तुम्हें ये नहीं देता, तो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खुद निकालना पड़ता, तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करना पड़ता, खुद निकालना पड़ता। ठीक है, कैसे सोल्व करते, एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते या वाई की वैल्यू यहाँ रख देते। जैसे कि मान लो तुमने यहाँ से एक्स की वैल्यू उठाई और यहाँ रख दी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, तो वाई की पावर 4 हो जाती, तो वाई की पावर 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाता, वाई कॉमन आता तो वाई क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता, एक वाई की वैल्यू 0 आ जाती और एक वाई की वैल्यू 1 आ जाती। वाई की वैल्यू 0 लेते, किसी भी एक में रखो, एक्स भी 0 आएगा, वाई की वैल्यू 1 रखोगे तो एक्स भी 1, तो एक पॉइंट तो 1 1 और एक 0 0। ठीक है ना, तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल जाता। तो ये टेंजेंट नॉर्मल की सारी कहानी थी, मेरे को उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गई होगी, मैंने बड़ी शांति से धीरे धीरे पढ़ा दी अब तुम्हें। अब डेरिवेटिव के अंदर दो थ्योरम्स थी, डेरिवेटिव के अंदर दो थ्योरम्स थी, उन थ्योरम्स को देख लेते हैं। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक तो होगी तुम्हारी रोल्स थ्योरम और एक होगी मीन वैल्यू थ्योरम, बारी बारी से दोनों को देखते हैं। रोल्स थ्योरम क्या कहती है, पहले इसको देखते हैं। रोल्स थ्योरम कहती है, पहले शर्तें देख लो, कहता है कि इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन, इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन विच इज, पहला विच इज continuous on closed interval ab, which is continuous on closed interval ab। दूसरा डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल लिख लो, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ab। अब मेरे को ये तो बताने में नहीं मेहनत करनी पड़ेगी कि कॉन्टिन्यूटी में क्लोज्ड क्यों लिया और डिफरेंशिएबिलिटी में ओपन क्यों लिया है ना। और तीसरा कहता है कि अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, यानी कि फंक्शन की ए पे वैल्यू और बी पे वैल्यू, सर एप्लीकेशन रियल लाइफ में अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशन एक्सेट्रा, किसकी एप्लीकेशन प्रज्ञा, देन तो कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट, इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, चलो मैं लिख देता हूं, देन देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। ये कहना चाह रहा है।
ठीक है, ये कहना चाह रहा है। कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो क्लोज्ड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट्स पे वो वैल्यू सेम रख रहा है, तो हमें ए कोमा बी ओपन इंटरवल के अंदर यानी ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में मुझे एक पॉइंट सी मिलेगा जहां पे मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। ये तो तुम सबने पढ़ी ही है, मैथमेटिकल तो समझ जाओगे, पर इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये कहना क्या चाह रही है वो समझना। ये तो करने की चीज बता रही है, कहना क्या चाह रही है ये चीज समझते हैं। मैं ये भी बता दूंगा, टेंजेंट नॉर्मल की कुछ एप्लीकेशन भी बताऊंगा, पहले ये कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको इंटरप्रेट करना चाहूं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर उससे थोड़ी थोड़ी सी फाइंडिंग करेंगे। ज्योमेट्रिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं ये चीज समझो पहले। वो कहता है कि मान लो एक फंक्शन है तुम्हारा जो ए से बी तक कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि कहीं ब्रेक नहीं हुआ। बातें समझना इसकी। अब तुम्हें सारी चीजें मैंने अच्छे से पढ़ाई है, तो मैं जो जो वर्ड्स यूज करूंगा वो चीज अच्छे से समझ आना चाहिए। मान लो ये ए से लेके बी तक का इंटरवल है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल, यानी ए से बी तक फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं हुआ। डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कहीं पे कोई नुकीला किनारा भी नहीं बना, यानी कि फंक्शन स्मूथ है। ओपन ए से बी तक के इंटरवल पे फंक्शन स्मूथ है, हर जगह एक यूनिक टेंजेंट बनेगा। और तीसरा कहता है ए पे फंक्शन ने जितनी वैल्यू ली उतनी ही बी पे ली। ये चीज है कि ए पे फंक्शन ने जहां से शुरू किया बी पे वहीं, जैसे मान लो ए के ऊपर फंक्शन ने वैल्यू यहां ली है, तो बी के ऊपर भी फिर फंक्शन वैल्यू यही लेगा। ठीक है, तो कहता है कि अब तुम्हें ऐसा फंक्शन बना लो। अच्छा, यहां पे देयर एग्जिस्ट ए नहीं, यहां पे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, ये लिखो। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, कम से कम एक ऐसा सी मिलेगा, कम से कम, एक से ज्यादा भी हो सकता है, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें एक ऐसा फंक्शन बनाना है, तुम्हें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कॉन्टिन्यूअस भी हो, कहीं से टूटे भी ना, है ना, स्मूथ भी रहे, किनारा भी ना बने, और इस पॉइंट पे आके खत्म हो, यहां से शुरू हुआ यहीं पे ही खत्म हो। ए के ऊपर फंक्शन ने जितनी वैल्यू ली है, ए के ऊपर फंक्शन ने जितनी वैल्यू ली है उतनी ही वैल्यू बी के ऊपर भी लेगा। अब सोचो, फंक्शन तुम कैसे भी घुमा लो, तुम अगर फंक्शन को बनाना शुरू करोगे तो उसको नीचे तुम्हें फिर लाना पड़ेगा। तुम्हारे पास या तो ऑप्शन ये है कि इसको ऊपर से ऐसे नीचे ले आओ, है ना, या तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि नीचे से ऐसे ऊपर ले जाओ, या तुम्हारे पास ये है कि तुम बीच में इसको ऐसे ऐसे घुमा के यहाँ पे ले आओ, फंक्शन बनेगा कुछ ऐसा ही। तो कहता है कि इस दौरान ए और बी के बीच की बात कर रहा है वो, ए और बी की बात नहीं कर रहा। कहता है ए और बी के बीच में तुम्हें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब क्या है कि फंक्शन का जो स्लोप है ना, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तुम बोल रहे हो कि सी के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री बनाया है, और जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो फिर हम ये कहना चाह रहे हैं जो हमारा टेंजेंट है वो क्या है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें, कम से कम एक तो जरूर मिलेगा। ऐसा तुम फंक्शन बना ही नहीं सकते जो यहां से शुरू हो गया यहां खत्म हो जाए और टूटे ना बीच में से कहीं भी, बीच में उसको घुमाना जरूर पड़ेगा। जैसे ही फंक्शन घूमेगा वहां पे तुम्हें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पे तुम टेंजेंट बनाओगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। पहली बात तो कहना तो ये चाह रहा है कि हमें ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे हमारा जो टेंजेंट है वो क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। पहली फाइंडिंग तो ये समझ आनी चाहिए कि हमें ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। पहली बात, ज्योमेट्रिकली हम एक चीज तो ये कहना चाह रहे हैं कि एट सी टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक बात तो हम ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात समझ में आ गई होगी सबको। इससे हम दूसरी बात ये भी कहना चाह रहे हैं, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी वी हैव एट लीस्ट वन जीरो ऑफ एफ, एफ डैश एक्स। ये बात समझो, कह रहा है कि कम से कम ऐसा एक पॉइंट जरूर मिलेगा जो एफ एक्स की जीरो बनेगा। एफ एक्स की जीरो बनने का मतलब एफ एक्स का रूट बनेगा, है ना। देखो यहाँ पे हमारा टेंजेंट जीरो, यहाँ पे हमारा एफ डैश जीरो बन रहा है। फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो बनने का मतलब क्या है कि ये सी ऐसे ही तो है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो बन गया, और जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो बन रहा है उसका मतलब यही तो है कि वो हमारे फंक्शन की क्या है, डेरिवेटिव वाले फंक्शन की क्या है, जीरोज हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में कम से कम एक ऐसी जीरो तो जरूर मिलेगी। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रही है ये बात, बोलो यस और नो। अब तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी एचपीएससी हरियाणा के अंदर पीजीटी का एग्जाम हुआ था स्क्रीनिंग वाला, वो मैं भी देके आया था। उस एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, तुम बताना चलो ठीक है। कहता है कि एचपीएससी पीजीटी में अभी पूछा था, मैंने पेपर शेयर भी किया था एचपीएससी पीजीटी का, ग्रुप में पढ़ा है देख लेना। कहता है कि फाइंड द पॉइंट सी वेयर एफ डैश एक्स, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, किसका था, रोल्स का था कि मीन वैल्यू थ्योरम का, नहीं नहीं रोल्स का नहीं था यार, वो मीन वैल्यू थ्योरम का था। चलो मीन वैल्यू थ्योरम का था तो मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन तुम ट्राई कर लो अगर करना चाहो तो। चलो ये तो बहुत लेंदी है, मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम नहीं है क्या भाई, मीन वैल्यू थ्योरम, ये रहा रोल्स थ्योरम। ये वाला क्वेश्चन कर लो ट्राई। सर सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया, अभी समझ आएगा हिमांशु, एक सेकंड, क्वेश्चन आ जाएगा अभी समझ। चलो पहले एक आसान सा क्वेश्चन कर लो, इफ द फंक्शन एफ एक्स, मेरे को बुक ओपन करेगी, हाँ हाँ एग्जाम सारे देने चाहिए भाई,
एग्जाम कोई नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे तुम्हें जरूरत हो या नहीं हो, है ना अल्केश? एग्जाम जरूर देना चाहिए। कमरे में बैठ के सब बहुत महान टीचर होते हैं, एक रूम में बैठ के पढ़ाने में सभी टीचर बन जाते हैं, समझ रहे हो? पर खुद को जब तक टेस्ट नहीं करोगे उस सिचुएशन में जाके, इतने बच्चों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ सकते, है ना? तो मैं तो बिल्कुल नहीं शर्माता हूँ भाई, एग्जाम जरूर दे के आता हूँ, है ना, जो भी मैं दे सकता हूँ। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, एक आसान सा क्वेश्चन कर लो चलो, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 ऑन 1 से 3। चलो यही फंक्शन है, तुम इस पे रोल्स थ्योरम लगाओ, तुम इस पे रोल्स थ्योरम लगाओ। पहले तो देखो क्या रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, पहले तो देखो क्या रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। नहीं नहीं, मैं वो टेस्ट नहीं देता हूँ प्रज्ञा, मैं रियल गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मैं वो ऑनलाइन वाले टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो फंक्शन तुम्हें कॉन्टिन्यूस दिख रहा है, फंक्शन तुम्हें कॉन्टिन्यूस दिख रहा है क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा। पोलिनोमियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करके देखो एफ डैश एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा 3x² माइनस 12x प्लस 11। क्या कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे तुम ये वैल्यू रखो ओपन इंटरवल 1 से 3, 1 से 3 तक में कोई ऐसी वैल्यू होगी जहां पे ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे? कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, यहां पे रख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो कॉन्टिन्यूस भी हो गया, डेरिवेबल भी हो गया, ठीक है, दोनों बातें सेटिस्फाई हो गई। तीसरी वाली और देखो, f(1) निकाल के देखो, फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालोगे तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 0 आ रही है। और अगर f(3), प्रज्ञा मेरे को उनके बारे में नॉलेज नहीं है, तुम खुद ही देखो, मुझे नहीं पता, टेस्ट मॉक टेस्ट मैंने आज तक कोई यूज ही नहीं किया, मुझे नॉलेज नहीं है, गलत चीज के लिए मैं गाइड करूंगा नहीं। 3 रखो यहाँ पे, तो 9 को 6 से गुना करोगे तो 54 प्लस 33 माइनस 6, ये देखो माइनस का 27 हो गया और ये प्लस का 27 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो f(1) इज इक्वल टू f(3) भी है, यानी कि रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, हो रही हैं। तो वो क्या कहता है कि फिर तुम्हें ऐसा सी भी मिलेगा, फिर वो कहता है कि ऐसा सी मिलेगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, है ना? तो फंक्शन के डेरिवेटिव में सी रख के देखो, एफ डैश सी आएगा कितना तुम्हारा 3c² माइनस का 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, वो सी की वैल्यू होनी कहाँ पे चाहिए? ओपन इंटरवल ए बी में होना चाहिए, जो सी होगा तुम्हारा वो कहाँ होगा? ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। तो देखो अगर मैं सी की वैल्यू निकालूंगा तो फैक्टर बन रहे हैं 33 आना चाहिए, फैक्टर तो नहीं बन रहे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 माइनस का 4ac, तो 4ac करोगे तो 12 132 और अपॉन में कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 है 6, तो 12 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा √12 अपॉन में 6। तो अब अगर आगे चल के देखें हम, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 प्लस माइनस 2√3/6, 2 को कॉमन लेके काट दो तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस √3/6, यानी कि एक वैल्यू तो आ गई 6 प्लस √3/6 और एक वैल्यू आ गई 6 माइनस √3/6। पर तुम्हें इनके अंदर से ये देखनी है कि कौन सी वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करेगी। अगर तुम यहाँ पे √3 को देखोगे तो 1.73 समथिंग होता है, तो 1.73/6 अप्रोक्सीमेट देख लो वैल्यू निकाल के, ये सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि कौन सी वैल्यू 1 से 3 में जाएगी, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 7.73/6 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 4 पॉइंट समथिंग, है ना? तो जरा एक बात ये देखो तुम कि ये वाली चीज तो 0 पॉइंट समथिंग बन रही है, ये वाली चीज तो 0 पॉइंट समथिंग बन रही है, क्या सी की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग हो सकती है? क्या ये 0 पॉइंट समथिंग वाली जो वैल्यू है क्या ये तुम्हारी इसमें जाएगी? नहीं, अपॉन में 3 आएगा क्या? अरे यार सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ा गया काम हमारा यहाँ पे। अच्छा ये कैंसिल नहीं किया मैंने, शिट शिट शिट, एक मिनट रुक जाओ फिर, तो ये अपॉन में 3 आएगा यार, कैंसिल नहीं किया मैंने, अपॉन में 3 आएगा। अब देखो फिर ये 3 आएगा तो ये कितना हो गया? ये 2 पॉइंट समथिंग बन रहा है, ये 2 पॉइंट समथिंग बन रहा है और ये 1 पॉइंट समथिंग बन रहा है, ठीक है? तो दोनों आ रहे हैं, तो 2 पॉइंट समथिंग भी मिलेगा और 3 पॉइंट समथिंग भी मिलेगा, एक तो आएगा 2 पॉइंट समथिंग और एक आएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो दोनों ही जो हैं वो इसके अंदर जा रही हैं, पहली बात तो ये वो 2 सी हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? एक सी तो तुम्हारा ये हो गया 6 प्लस √3/3 और एक हो गया ये 2 सी आ गए। तो मुझे एक बात ये बताओ, ये सी तुमने निकाले क्या है? ये सी तुमने यही तो निकाले हैं कि जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0, तुमने यही तो देखा है कि ये 0 कहां बन रहा है, यही चीज देखना चाह रहे हो कि ये कहां पे 0 बन रहा है। तो जहां पे ये 0 बन रहा है तो ये एक तरीके से f'(x) के रूट्स नहीं हुए क्या? ये दोनों के दोनों जो हैं क्या ये तुम्हारे फंक्शन के डेरिवेटिव के रूट नहीं हुए? नेगेटिव कैसे आएगा गोविंद? नेगेटिव नहीं आएगा, कौन सी नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहे हो? समझ गए? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं यहां से कि ये डेरिवेटिव के रूट ही तो आ रहे हैं, ये दोनों जो चीजें हैं ये फंक्शन के डेरिवेटिव के रूट्स ही हैं। लास्ट का मैं ये कह रहा हूं वल्केश कि ये तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू है और ये 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, तो 2 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग दोनों ही इस ओपन इंटरवल में मिलेंगे तुम्हें, है ना? तो इसलिए दोनों ही बातें वैलिड हैं। कई बार क्या हो जाता है कि मान लो यहाँ से 4 पॉइंट समथिंग आ जाता तो इस वैल्यू को फिर मैं रिजेक्ट कर देता, क्योंकि 1 से 3 के बीच में 4 नहीं आएगा,
1 से 3 के बीच में 4 नहीं आएगा, तो इसको फिर रिजेक्ट करना पड़ता, मैं ये बोल रहा था। ठीक है, तो ये तो हो गई तुम्हारी रोल्स थ्योरम। अब इसके बाद तुम्हारी आती है मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ज्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरम है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ज्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरम है। 3.1 भी बाहर जाएगा, जब 3 नहीं है तो 3.1 कहां जाएगा। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ज्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरम है। वो स्ट्रॉन्ग क्यों है ये देखो, कहते हैं कि इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन, इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन विच इज, पहला कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दूसरा डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑन ए बी, बस ये दो ही शर्त मानता है। कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी जो होगा वो कितना आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऑन बी माइनस। यहाँ पे डेरिवेटिव ये बनना चाहिए। पर एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3 जीरो नहीं, तो अगर वो इक्वल नहीं होते तो फिर रोल्स थ्योरम यूज ही नहीं होती है ना। हाँ, फिर तो प्रोसीड ही नहीं करते, वैल्यू जीरो नहीं सेम, अगर वैल्यू सेम नहीं होती तो हम आगे प्रोसीड नहीं करते, हम कहते हैं कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है इस फंक्शन में। यहाँ पे कंडीशंस के नाम पे सिर्फ दो ही चीजें हैं कि फंक्शन एक तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और एक डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो तुम्हें कम से कम एक ऐसा सी मिलेगा, एक से ज्यादा मिल सकते हैं, जहां पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कैसे निकल जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए से निकल जाएगा। पहले इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करते हैं और फिर हम इसका एक दो क्वेश्चन देखेंगे ज्योमेट्रिकली ये कहना क्या चाह रही है ये बात। अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूं तो ज्योमेट्रिकली मान लो यहाँ पे तुम्हारा a है और यहाँ पे तुम्हारा b है। अब फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं मिलेंगी, है ना। a के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है और जो b के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है वो सेम नहीं है। मान लो a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये है और b के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये है, ठीक है। मान लो यहाँ है कहीं पे भी, तो वैल्यू सेम तो नहीं दिख रही। अब फंक्शन तुम्हारा क्या है, डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा बिना ब्रेक हुए। तो या तो एक बार घूमेगा या एक से ज्यादा बार ऐसे भी घूम सकता है, तुम्हारा फंक्शन जाएगा जरूर ऐसे ही, जाएगा जरूर ऐसे ही। अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे हमें डिस्कशन करना पड़ेगा इन दोनों पॉइंट्स का भी। ये वाला पॉइंट देखो क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बताओ। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो तुम्हारा a है, मान लो इस पॉइंट को a बोल दिया, और जो यहाँ पे तुम्हारा y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, जितनी फंक्शन की वैल्यू आई है, ये फंक्शन की वैल्यू ही तो है, a के ऊपर फंक्शन ने जो वैल्यू ली है वो यही तो होती है y कोऑर्डिनेट। कितना होगा ये f ऑफ a, ये क्या होगा तुम्हारा a कोमा f ऑफ a होगा। और अगर ये वाला पॉइंट देखें हम, मान लो ये जो b पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, तो ये b पॉइंट तुम्हारा क्या बनेगा, ये b पॉइंट, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा b, और जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो f ऑफ b बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ने वैल्यू कितनी ली है, f ऑफ b ली है। समझ रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं a और b को, अगर मैं यहाँ पे a और b को ज्वाइन कर दूं, a और b पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करा दूं तो एक एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा ठीक है, और जो तुम्हारे जहां जहां पे तुम्हारे कर्व ने टर्न लिया है वहां वहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा, जहां जहां पे तुम्हारा कर्व टर्न लेगा वहां वहां पे क्या बनेगा, तुम्हारा ये कर्व बनेगा। तो एक तो सी ए मिल गया तुम्हें यहाँ पे, ये C1 हो गया, एक ये C2 हो गया, इस C2 की बात कर रहे हैं, और एक ये C3 हो गया, ऐसे तीन C मिल गए तुम्हें। अब इन पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, क्या ये जो लाइंस बनी है तीन टेंजेंट वाली, जो ये तीन लाइन बनी है, क्या ये तीनों की तीनों जो टेंजेंट लाइन है ये इसके साथ पैरेलल नहीं बनी, बताओ। अगर तीनों के तीनों टेंजेंट्स देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट्स जो है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ए बी। जो हमारे टेंजेंट्स है वो क्या है, ए बी के साथ पैरेलल है, यस या नो। जो हमारे टेंजेंट्स बने वो ए बी के साथ पैरेलल है। अगर टेंजेंट्स ए बी के साथ पैरेलल है यानी कि तुम स्ट्रेट लाइंस को पैरेलल बोल रहे हो। अगर हमारी स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होती है, तो मैंने शुरू में ही तुम्हें बताया था कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, यानी कि जो ए बी का स्लोप होगा और इन टेंजेंट लाइंस का जो स्लोप होगा वो सेम होना चाहिए। जो टेंजेंट का स्लोप होगा और इस ए बी लाइन का जो स्लोप होगा वो सेम होना चाहिए। इन पॉइंट्स पे टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, एफ डैश सी आएगा। ये जो टेंजेंट्स दिख रहे हैं इनका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, एफ डैश सी आएगा। हाँ गगन वही बताना चाह रहा है कि हमेशा पैरेलल ही बनेगा, तुम कुछ भी कर लो हमेशा पैरेलल ही बनेगी। समझ रहे हो गगन, हमेशा पैरेलल जरूरी है, वही बात कह रहा है वो। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये टेंजेंट्स हैं, इनका इन सब टेंजेंट्स का जो स्लोप बनेगा, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स होगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा एट सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी वो किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ ए बी के, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है, स्लोप ऑफ ए बी।
तो जो टेंजेंट्स का स्लोप है वो तो सिंपली कितना है, फंक्शन का डेरिवेटिव करो और सी पॉइंट पुट कर दो। और ए बी लाइन का स्लोप क्या बनेगा बताओ, ए बी लाइन का स्लोप, ए बी लाइन का मैंने बताया था ना शुरू में तुम्हें आज कि अगर एक लाइन है जिसके दो पासिंग पॉइंट्स तुम्हें गिवन है, एक लाइन है जिसके दो पासिंग पॉइंट अगर तुम्हें गिवन है तो उसका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अगर मैं इस लाइन का ए बी लाइन का स्लोप देखो तो यहाँ पे y2 का काम कौन कर रहा है, f ऑफ b कर रहा है, और y1 का काम f ऑफ a कर रहा है। तो ए बी का स्लोप कितना बनेगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 b माइनस a, यही बनेगा। तो यानी कि हमारी जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो ज्योमेट्रिकली क्या कहना चाह रही है, वो कहना चाह रही है कि हमें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कर्व के ऊपर, कम से कम एक या ज्यादा भी मिल सकता है, जहां पे हमारा जो टेंजेंट बनेगा वो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनेगी उसके पैरेलल होगा, ये कहना चाह रहा है। जहां पे हमारी जो लाइन जो टेंजेंट्स बनेंगे वो जो हमारी एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनेगी उनके क्या होगा, पैरेलल होगा, ये कहना चाह रहा है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इस बात का, समझ आई कि नहीं यही बात। जैसे कि मान लो इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम, अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो एचपीएससी पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ था, मैं गलत करके आया था एचपीएससी पीजीटी के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो बताता हूँ, कितना घटिया सवाल आया था, बस पूछो ही मत। कह रहा था कि फाइंड सी इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेटिस्फाइज, कह रहा था कि सी की वैल्यू बताओ अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेटिस्फाइज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम ऑन 0 से 2। बताओ, कह रहा है अगर हमारा ये जो फंक्शन एक्स स्क्वायर है ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है ऑन 0 से 2, तो सी की वैल्यू क्या होगी बताओ, बोलो। गगन का आंसर आया, गगन चेक कर ले भाई, गगन चेक कर लो। यशोधर का ठीक है, वेरी गुड। हुआ कि नहीं हुआ, अगर रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या बात सेटिस्फाई होनी चाहिए, एफ डैश सी जो होना चाहिए वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में 2 माइनस 0, यही होना चाहिए। तो एफ ऑफ 2 क्या बनेगा, फंक्शन के अंदर 2 रख दो, या एफ डैश सी निकालो, फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, तो यहाँ पे कितना आएगा 2c, है ना। वीओडी में लाइव पढ़ाऊंगा विमुक्ता, तुम्हें लाइव मेरे को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा विमुक्ता प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है, वो तुम्हें मेरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एफ ऑफ 2 रखोगे तो 4 आएगा, एफ ऑफ 0 फंक्शन में 0 रखोगे तो 0 आएगा, और अपॉन में 2 माइनस 0 आएगा, ठीक है, यही आएगा ना। फंक्शन के अंदर 2 रखोगे तो 4, 0 रखोगे तो 0, अपॉन में 2 माइनस 0 ही आएगा। तो 2c कितना आएगा, 4/2 यानी कि 2 आएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो c क्या होना चाहिए तुम्हारा, 1 होना चाहिए। बिल्कुल, मैं क्या करके आया था, मैं ये अपॉन में ये करके ही नहीं आया, मैं बस इतना ही करके आ गया, मेरे को याद ही नहीं रहा नीचे b माइनस ए करना, मैंने b माइनस ए नहीं किया जल्दबाजी में, और बस मैं ऊपर ऊपर का कराया, मेरा आंसर 2 आया था, है ना। तो मेरा ये बड़ा दुख हुआ था, मेरा नेगेटिव भी नंबर कटा और सारी चीज़ हो गई। बाकी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्लियर हो गई ये बात सभी को या नहीं हुई। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, सेम क्वेश्चन है, फाइंड सी फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू log x with base e or satisfies mean value theorem on closed 1 से 3। बताओ, कोई नहीं प्रज्ञा, अच्छा गगन का 1 था, हाँ ठीक है ठीक है, सही बात है, गगन का ठीक था। ऑप्शंस हैं 2 log 3 with base e, दूसरा है 1/2, तीसरा है log e with base 2, चौथा है log 3। सर ये समझ नहीं आया थ्योरम, क्या नहीं समझ आया बताओ आदित्य, पूछ लो जल्दी से डाउट, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बताओ क्या चीज़ नहीं समझ में आई, वो पॉइंट बता दो। बस ये यही कहना चाह रहा है, इसका यही मतलब आदित्य, ज़्यादा इसको कनेक्ट करने की कोशिश मत करो, बस ये यही कहना चाह रहा है कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस है तो बीच में ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा वो इस एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके पैरेलल होगा, बस यही कहना चाह रहा है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कहना चाह रहा है। बस इसमें कुछ वो ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट रहा है, बस वो सिंपल सी बात कह रहा है। अब ये चीज़ सोचो, इसको ऐसे समझो कि रोल्स थ्योरम के अंदर तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को बराबर होना पड़ेगा, पर यहाँ पे कोई बराबर की बात नहीं है, जो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है वो सारे इस बात को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई ना
तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे उसमें तो डेरिवेटिव का जीरो भी पता लग रहा था, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल भी बन रहा था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये इस दुनिया के हर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन पे लग जाएगी, वहां पे तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को बराबर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बताओ प्रज्ञा अमीर, उनका आंसर आया है, क्या होगा? आज थोड़ा काम कम हुआ, ठीक है, आज मुझे लग रहा है हमने थोड़ा कम काम किया है। तो लगाओ एफ डैश सी, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में 3 माइनस 1। शिवानी का आंसर आया, शिवानी का आंसर सही है, अमीर उनका भी सही है, वेरी गुड। एफ डैश सी कितना आएगा? फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 ओवर एक्स, यानी कि 1 ओवर सी। एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा? log 3। एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा? log 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1। तो 1 ओवर सी ये कितना हो गया तुम्हारा? log 3। log 1 कितना होता है? 0 होता है, अपॉन में 2 हो गया, यानी कि तुम्हारा जो 1 ओवर सी है वो 1/2 log 3 हो गया। यानी कि अगर मैं इसको पलट दूँ तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर तो 2 हो जाएगा और नीचे log 3 हो जाएगा। तो यार सी की वैल्यू तो 2 log e विद बेस 3 आया, ये आना चाहिए प्रज्ञा का। मेरे को तो ये ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं, मुझे तो ये ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं, आंसर तो कुछ और ही आना चाहिए। log e विद बेस 3 है भाई पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन यही दिया हुआ है, तभी मैं कहूँ मेरे को डाउट क्यों लग रहा है। log e विद बेस 3 यही है फर्स्ट, log e विद बेस 3 आएगा, क्योंकि हमारा क्या बनेगा? ये 2 अपॉन में log 3 विद बेस e बनेगा, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो e और 3 जो है ना वो आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेंगे, तो e और 3 है वो क्या कर लेंगे? आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को स्टार्ट करने का कोई बेनिफिट है नहीं, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को अब कल शुरू करेंगे। आज हमने थोड़ा कम काम किया, मेरे को उम्मीद थी कि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे ही पहुंच जाएंगे, मैंने थोड़ा आराम आराम से करा दिया, बीच में सवाल भी करा दिया। अगर मैं ये सवाल नहीं कराता बीच में तो फिर तो बन जाती बात, खैर पर जबरदस्ती घसीटने में भी मजा नहीं आता है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। हमारी शांति भरी क्लास रही आज की, ज़्यादा धूम धड़ाके वाली नहीं रही। चलो कल मिलते हैं, कल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को करेंगे, कल और इंटरेस्टिंग काम होता जाएगा, धीरे धीरे ये चीज़ इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हाँ, ये मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम कर लेना, ये प्लान में नहीं था, अगर ये नहीं होता तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते। अब समझ आया मुझे, ये सही बात है। ठीक है गोविंद, चलो बाय बाय, टेक केयर। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। सी यू टुमारो, बाय, गुड नाइट।